नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 की तैयारी आपकी निरंतर चल रही है। सामान्य हिंदी में एक नया टॉपिक इस बार शामिल किया गया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको आज मिलेगा। ये टॉपिक है पत्र लेखन व प्रशासनिक दस्तावेज। अपडेटेड सिलेबस में ये टॉपिक सबसे ऊपर लिखा है और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शासकीय पत्र की, ऑफिशियल लेटर की। प्रशासनिक पत्राचार का सबसे महत्वपूर्ण रूप शासकीय पत्र है। यह पूर्णतः औपचारिक होता है और सरकार के कार्यों के संचालन का मुख्य आधार होता है। परिभाषा व उद्देश्य क्या है? इसका संप्रेषण जो होता है वो सरकारी कार्य हेतु होता है। जब एक सरकार जैसे केंद्र या राज्य दूसरी सरकार राज्य को या किसी अन्य राज्य को एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र लिखता है, नियमबद्ध प्रारूप होता है। इसमें प्रेषक, सेवा में विषय, संदर्भ और संबोधन का निश्चित स्थान होता है। औपचारिक भाषा का इस्तेमाल होता है। इसमें केवल तथ्यों की बात होती है, व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा सचिव द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र जारी किया गया। तो ये पत्र क्या प्रारूप होगा? इसका ऊपर लिखा होगा उत्तर प्रदेश शासन, संख्या लिखी होती है, प्रेषक लिखा होता है अशोक कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो किसने पत्र भेजा है यह सबसे महत्वपूर्ण है, जब शासन का पत्र जारी होता है ऊपर से। फिर लिखते हैं किसके लिए भेजा गया है? सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, यानी कि यह समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए लिखा गया है। सबके लिए अलग अलग से नहीं लिखा जाएगा, एक ही पत्र जो है पत्र वो सबके लिए जाएगा। अनुभाग 1, लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी 2026 को। विषय क्या है? बोर्ड परीक्षा 2026 के सफल संचालन हेतु निर्देश। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश और निदेश में अंतर होता है। यहां पर निदेश का प्रयोग हुआ है कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं की सूचिता बनाए रखने हेतु सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की जांच सुनिश्चित की जाए। भवदीय हस्ताक्षर विशेष सचिव। तो ये पत्र ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। उत्तर प्रदेश शासन सचिव ने लिखा है, विशेष सचिव ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को। प्रारूप की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रेषक का विवरण, पदनाम और विभाग का स्पष्ट उल्लेख होता है। विषय व संदर्भ, पत्र किस बारे में है यह एक पंक्ति में स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद, यदि पत्र विस्तृत है तो प्रथम अनुच्छेद के बाद अन्य को 2, 3, 4 क्रम में दिया जाता है। जब एक से अधिक आदेश पारित होने होते हैं, एक से अधिक दिशा निर्देश पारित करने होते हैं, पहुंचाने होते हैं, तो उनको बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4 में बांट के क्रम से लिखा जाता है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि क्या करना है। परीक्षा मंत्र, शासकीय पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें मुझे यह कहने का निर्देश हुआ वाक्यांश अनिवार्य है। अगला जो पत्र है वो है अर्ध शासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। जब किसी सरकारी कार्य को व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करके शीघ्रता से निपटाना हो तब अर्ध शासकीय पत्र का प्रयोग होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? शैली होती, कार्य सरकारी होता है लेकिन लिखने का ढंग मैत्रीपूर्ण और व्यक्तिगत होता है। संबोधन, इसमें प्रिय, श्री या आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेखन पुरुष, यह हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, जैसे मैं, मुझे। उदाहरण के लिए राजस्व सचिव द्वारा किसी जिले के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत संशोधन के साथ भूमि आवंटन की फाइल तुरंत भेजने हेतु लिखा गया पत्र। तो कैसे लिखा जाएगा? राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अर्धशासकीय पत्र संख्या ... राम प्रकाश सचिव जी ने लिखा है, प्रिय श्री वर्मा, आशा है कि आप कुशल होंगे। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आपके जनपद की प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित है। कृपया इसे व्यक्तिगत रुचि लेकर यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। ससम्मान आपका हस्ताक्षर, श्री राहुल वर्मा, जिलाधिकारी वाराणसी को यह पत्र भेजा गया है। परीक्षा मंत्र क्या है? अर्धशासकीय पत्र के अंत में आपका शुभेच्छु लिखा जाता है, भवदीय नहीं।
यह समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। तो जब समान स्तर के अधिकारी होते हैं तो उनके पास ये पत्र, जो अर्थशास्त्रीय पत्र लिखने का व्यवहार होता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत पत्र। समाज, परिवार और मित्रों के बीच होने वाले पत्राचार को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इसमें आत्मीयता का भाव प्रमुख होता है। अनौपचारिक शैली में ये लिखे जाते हैं। इसमें कोई कठोर नियम नहीं होते। लेखक अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर सकता है। संबोधन व अभिवादन आयु और संबंध के अनुसार जैसे पूज्य, प्रिय, सादर, प्रणाम, सप्रेम, नमस्ते आदि का प्रयोग होता है। समापन संबंधानुसार होता है, आपका बेटा, तुम्हारा मित्र आदि। उदाहरण के लिए एक छात्र द्वारा अपने पिताजी को हॉस्टल के खर्च हेतु धन मंगवाने के लिए लिखा गया पत्र। परीक्षा भवन, कानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2026। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आगामी माह में मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं, जिसके लिए मुझे कुछ सहायक पुस्तकें और कोचिंग की फीस जमा करनी है। कृपया 5,000 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। माताजी को चरण स्पर्श, आपका आज्ञाकारी पुत्र आर्यन। तो ये कौन सा पत्र है? ये व्यक्तिगत पत्र है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, बिजनेस लेटर, व्यापारिक लेन देन, पूछताछ, शिकायत और आदेश देने के लिए प्रयुक्त पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। उद्देश्य व संरचना: क्रय विक्रय, माल मंगवाने या उपलब्ध माल की जानकारी लेने हेतु। शिकायत: घटिया माल मिलने या देरी होने पर सूचना देना। स्पष्टता: इसमें भाषा बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि व्यापारिक नुकसान ना हो सके। उदाहरण के तौर पर एक पुस्तक विक्रेता द्वारा एनसीईआरटी को नवीन संस्करण की 500 प्रतियां भेजने हेतु कार्यादेश पत्र। विद्या पुस्तक सदन, गांधी रोड, मेरठ, दिनांक 5 फरवरी 2026। सेवा में व्यवस्थापक यानी कि मैनेजर, प्रकाशन विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली। विषय है नवीन हिंदी व्याकरण की प्रतियों हेतु कार्यादेश। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें वीपीपी द्वारा यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। हिंदी व्याकरण कक्षा 10 200 प्रतियां, सामान्य हिंदी गाइड 300 प्रतियां, भवदीय हस्ताक्षर प्रबंधक। तो ये आपका व्यापारिक पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र। अब बात करेंगे कार्यालय आदेश की, ऑफिस ऑर्डर की। ये किस प्रकार का होता है? किसी सरकारी संस्था या कार्यालय के अंदर आंतरिक प्रशासन को नियंत्रित करने हेतु जारी सूचना कार्यालय आदेश कहलाती है। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? प्रकृति: तो यह आदेशात्मक होता है और कर्मचारियों के लिए इसका पालन अनिवार्य होता है। क्षेत्र: यह केवल उसी विशिष्ट कार्यालय के दायरे में प्रभावी होता है। विषय: जैसे अवकाश की स्वीकृति, पदोन्नति या अनुशासनिक कार्रवाई। उदाहरण के तौर पर विकास भवन द्वारा अपने सभी लिपिकों के लिए कार्यालय का समय सुबह 10 बजे के स्थान पर 9 बजे करने का आदेश। कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज, पत्र संख्या, स्थान, दिनांक 12 मई 2026। कार्यालय आदेश क्या है? भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए इस कार्यालय के समस्त अनुभागों का समय तत्काल प्रभाव से प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित किया जाता है। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। हस्ताक्षर जिलाधिकारी, प्रयागराज। इधर भी होता है और इधर भी होता है, कई बार बीच में भी हो। तो क्या होता है, इसमें केवल एक सूचना होती है, एक आदेश होता है और कुछ इसमें नहीं लिखा जाता है। तो ये कार्यालय आदेश होता है। अगला जो है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जो सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। महत्व क्या है? विधिक शक्ति: यह कानूनन के समान शक्तिशाली होती है कि ये कानून के रूप में कार्य करती है। विषय: नई नियुक्तियां, स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या नियम परिवर्तन इसके तहत आते हैं। प्रकाशन कैसे होता है? इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से गजट में होता है। उदाहरण: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षा तिथि और नियमों की घोषणा संबंधी सूचना। जब नियमों में परिवर्तन करना होता है तो अधिसूचना के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 4, लखनऊ, दिनांक 1 जून 2026। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 15 अगस्त 2026 को किया जाएगा। पात्रता संबंधी
नियम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आज्ञा से हस्ताक्षर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ऐसी सूचनाएं आपको प्रयागराज में जो आपका लोक सेवा आयोग है उसकी जो नोटिस जारी होती है, जो आपके शिक्षा आयोग है उसकी नोटिस जारी होती है, तो वहां पर इस प्रकार की आपको नोटिस बहुत सारी मिलती हैं कि एक पेज में ऐसे अधिसूचना लिखा होता है और पूरा यहाँ पर एक 2-3 लाइन में पूरी डिटेल होती है परीक्षा तिथि को लेकर, परीक्षा कैंसिल होने को लेकर, परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, तो वो एक अधिसूचना टाइप का होता है। ठीक है, तो अधिसूचना में संबोधन सेवा में और स्वनिर्देश भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे केवल अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम होता है। अब बात करेंगे परिपत्र की यानी कि सर्कुलर की। जब कोई एक सूचना या निर्देश एक साथ अनेक अधीनस्थ कार्यालयों या व्यक्तियों को भेजी जाती है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें प्राप्तकर्ता एक नहीं बल्कि अनेक होते हैं। प्रशासकीय प्रभाव यह हमेशा उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालयों की ओर भेजा जाता है। समानता सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए संदेश एक समान होता है। चुनाव आयोग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु जारी सामूहिक दिशा निर्देश। तो क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, संख्या निर्वाचन इतना, दिनांक इधर लिखी है, परिपत्र है, सेवा में समस्त जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय है मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026। महोदय, आगामी चुनावों की दृष्टिगत समस्त जनपदों में दिनांक 1 अगस्त से विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु बीएलओ की तैनाती यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए। हस्ताक्षर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। परीक्षा मंत्र है कि परिपत्र का मुख्य उद्देश्य समय की बचत करना और एक ही निर्देश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करना होता है। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक पत्राचार से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण नियम और क्विक रिवीजन नोट्स की। शासकीय पत्र हमेशा पूर्णतः औपचारिक होता है और अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ वाक्यांश का प्रयोग सरकारी आदेश की सूचना देने हेतु अनिवार्य है। अर्ध शासकीय पत्र का प्रयोग अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत रुचि या किसी कार्य में गति लाने हेतु होता है। अर्ध शासकीय पत्र हमेशा उत्तम पुरुष शैली में मैं मुझे में लिखा जाता है और जो शासकीय पत्र होता है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्य रूप से भारत या राज्य के सरकारी राजपत्र में होता है। अधिसूचना में संबोधन महोदय और स्वनिर्देश भवदीय का प्रयोग वर्जित है क्योंकि यह केवल राजपत्रित घोषणा है। परिपत्र को हिंदी में गस्ती पत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ही संदेश को विभिन्न स्थानों पर गश्त कराता है। परिपत्र में प्रेषक एक ही होता है किंतु प्राप्तकर्ता अनेक होते हैं, समस्त जिला अधिकारी आदि। कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग विभाग के आंतरिक प्रशासन अनुशासन व सूचना हेतु होता है। कार्यालय आदेश में अनुच्छेदों का प्रयोग तब होता है जब निर्देश बहुआयामी हो और प्रथम अनुच्छेद को संख्या नहीं दी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें भी अभिवादन या स्वनिर्देश नहीं होता है। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं जिसे पूर्व पत्र का उत्तर न मिलने पर भेजा जाता है यानी कि रिमाइंडर। अनुस्मारक का प्रारूप प्राय मूल पत्र जैसा ही होता है लेकिन इसमें पूर्व पत्रांक और दिनांक का संदर्भ अनिवार्य है। प्रेस विज्ञप्ति की अगर बात की जाए तो सूचना को सार्वजनिक संचार माध्यमों में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति का सबसे ऊपर प्रकाशनार्थ शब्द अंकित होता है ताकि संपादक को स्पष्ट निर्देश मिले। पृष्ठांकन का प्रयोग तब होता है जब मूल पत्र की प्रति किसी अन्य को जानकारी हेतु फॉरवर्ड करनी हो। पृष्ठांकन में मूल पत्र के अंत में संख्या वही, दिनांक वही लिखकर प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती हैं। टिप्पण नोटिंग वह लेखन प्रक्रिया है जिसमें किसी आवती के समाधान हेतु सहायक द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। टिप्पण हमेशा तथ्यात्मक, संक्षिप्त, संतुलित और तटस्थ भाषा में होना चाहिए। निविदा की अगर बात करें तो सरकार द्वारा सामग्री क्रय या निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक रूप से आमंत्रित प्रस्ताव है। निविदा में धरोहर राशि और अनुमानित लागत का उल्लेख तकनीकी रूप से अनिवार्य होता है। शासकीय पत्र में दाईं ओर ऊपर की तरफ स्थान और दिनांक अंकित किया जाता है। पत्रांक संख्या पत्र के संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है।
जो व्यक्तिगत पत्र होता है, वैयक्तिक पत्र होता है, पर्सनल लेटर होता है, वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जहां व्याकरणिक कठोरता कम होती है। व्यक्तिक पत्र में संबोधन संबंध पर निर्भर करता है, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, पूजनीय माताजी। व्यवसायिक पत्र में स्पष्टता और संक्षिप्तता सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, ताकि व्यापारिक भ्रम न हो। संकल्प सरकार के नीतिगत उद्देश्यों या जांच समितियों की नियुक्ति हेतु प्रयुक्त होता है। संकल्प का प्रारूप अधिसूचना जैसा ही होता है और यह भी राजपत्र में छपता है। मितव्ययिता पत्र तार की भांति अत्यंत संक्षिप्त सरकारी संदेश होता है। प्रशासनिक आदेश का प्रभाव सदैव उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारी की ओर होता है। ज्ञापन का प्रयोग प्रायः अंतर विभागीय सूचनाओं या प्रार्थना पत्रों के उत्तर हेतु होता है। संलग्नक यदि पत्र के साथ कोई अन्य दस्तावेज भेजा जा रहा है तो उसकी सूची नीचे बाईं ओर दी जाती है। शासकीय पत्राचार की भाषा में अलंकारिक शब्दों का प्रयोग सर्वतः वर्जित है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी के हस्ताक्षर के ऊपर आपका या शुभेच्छु लिखना शिष्टाचार माना जाता है। परिपत्र में विषय का उल्लेख शासकीय पत्र की तुलना में अधिक व्यापक होता है। अधिसूचना के अंत में आज्ञा से लिखकर शासन के प्रमुख सचिव या सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। विज्ञप्ति का प्रयोग किसी विशिष्ट घटना या सूचना की घोषणा हेतु जनता के लिए होता है। प्रशासनिक हिंदी शब्दावली में गजट का सही अर्थ राजपत्र है, ना कि समाचार पत्र। सर्कुलर के लिए सरकारी कामकाज में परिपत्र शब्द ही सर्वमान्य है। ऑफिस ऑर्डर विभागीय अनुशासन बनाए रखने का सशक्त माध्यम है। पत्र के प्रारंभ में प्रयुक्त सम्मानजनक शब्द संबोधन कहलाते हैं। पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्द जैसे भवदीय स्वनिर्देश कहलाते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्शन। शासकीय पत्र में सेवा में शब्द का प्रयोग अब विकल्प के रूप में कम किया जाने लगा है। सीधे पदनाम से ही शुरुआत की जाती है। प्रशासनिक पत्राचार में संक्षिप्त रूपों जैसे उत्तर प्रदेश का प्रयोग मानक के अनुरूप होना चाहिए। जो मानक तय किए गए हैं उसी के अनुरूप होना चाहिए, अपने अनुसार नहीं बनाना चाहिए। अर्धशासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य गोपनीयता और व्यक्तिगत संप्रेषण बनाए रखना भी होता है। टिप्पणी और टिप्पण में मूलभूत अंतर यह है कि टिप्पण एक सतत प्रक्रिया है। अनुवर्ती टिप्पण छोटे आदेशों या फाइलों को आगे बढ़ाने हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त टिप्पणी है। पत्राचार में स्पष्टता का अर्थ है कि पत्र प्राप्तकर्ता को संदेश समझने में कोई संदेह न रहे। राजस्व विभाग में राजस्व परिषद द्वारा जारी निर्देश अधिकांशतः परिपत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं। लेखपाल परीक्षा में पत्राचार खंड से शब्दावली और प्रारूपों के अंग पर प्रश्न बन सकते हैं, तो उनके लिए आप तैयारी करना। अब हम बढ़ेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने की, ताकि आपका एक बार और अच्छा रिवीजन हो जाए किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। यह पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, क्या सही है? इसमें सेवा में का प्रयोग अनिवार्य रूप से बाईं ओर किया जाता है, क्या यह सही है? पत्र के अंत में आपका शुभेच्छु लिखकर समापन किया जाता है, क्या यह सही है? यदि पत्र लंबा है तो उसे अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है, क्या सही है? तो कौन सा असत्य है यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी। शासकीय पत्र में समापन हेतु भवदीय का प्रयोग होता है, ना कि आपका शुभेच्छु। आपका शुभेच्छु का प्रयोग अर्धशासकीय पत्र में किया जाता है। शासकीय पत्र पूर्णतः औपचारिक होते हैं, इसलिए भाषा तटस्थ रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण होता है, क्योंकि यह सरकारी राजपत्र में छपता है, क्योंकि यह जनता के लिए जारी किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। अर्धशासकीय पत्र 2 अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संवाद स्थापित करता है। इससे मैत्रीपूर्ण शैली अपनाई जाती है ताकि कार्य में शीघ्रता लाई जा सके। इसमें प्रेषक स्वयं को मैं या मुझे के रूप में संबोधित करता है। अगला है आपका कि अधिसूचना के प्रकाशित होने का एकमात्र स्थान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सरकारी राजपत्र। अधिसूचना को कानूनी वैधता तभी प्राप्त होती है जब वह राजपत्र में प्रकाशित होता है। यह सर्वसाधारण को सूचित करने का सर्वोच्च सरकारी माध्यम है। इसमें किसी प्रकार का संबोधन या अभिवादन नहीं होता है।
अगला प्रश्न है आपका कि गस्ती पत्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या प्रेस विज्ञप्ति। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, परिपत्र यानी कि सर्कुलर को इसे ही गस्ती पत्र कहा जाता है क्योंकि यह एक कार्यालय से कई अधीनस्थ कार्यालयों में घूमता है। इसका उद्देश्य एक ही निर्देश को सामूहिक रूप से प्रसारित करना होता है। इसमें प्राप्तकर्ताओं की एक विस्तृत सूची होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जब किसी पत्र का उत्तर समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उसे याद दिलाने हेतु कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन, अनुस्मारक। अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर का प्रयोग पुराने पत्राचार की याद दिलाने हेतु किया जाता है। इसे मूल पत्र के पत्रांक का संदर्भ देखकर लिखा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि टिप्पण यानी कि नोटिंग की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विचाराधीन मामले के निपटारे हेतु सुझाव और राय देना। टिप्पण सरकारी फाइल पर सहायक या लिपिक द्वारा दी गई संक्षिप्त राय होती है। यह अधिकारियों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। यह हमेशा तथ्यात्मक और निष्पक्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर किस किस हेतु जारी किया जाता है? दूसरे विभाग से सहायता सहायता मांगने हेतु, आंतरिक प्रशासन और कर्मचारियों के निर्देश हेतु, व्यापारिक माल मंगवाने हेतु या विदेशों से पत्राचार हेतु। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्यालय आदेश का प्रभाव केवल उसी विशिष्ट कार्यालय के अंदर होता है। इसका उपयोग अवकाश, पदोन्नति या अनुशासनिक निर्देशों हेतु किया जाता है। यह अन्य विभागों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ अंकित किया जाता है? पत्र के सबसे अंत में बाईं ओर, पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर, पत्र के बीच में या संबोधन के ठीक नीचे। सही उत्तर है आपका बी, प्रेषक का विवरण पत्र के प्रारंभ में ही दिया जाता है। इसके बाद सेवा में लिखकर प्राप्तकर्ता का विवरण आता है। यह शासकीय पत्र की मानक पहचान है। अगला प्रश्न है आपका कि निविदा सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों को चेतावनी देना, सार्वजनिक कार्यों हेतु सबसे कम लागत पर अनुबंध करना, केवल विभागीय पदोन्नति की सूचना देना या व्यक्तिगत पत्रों का उत्तर देना। तो निविदा यानी कि टेंडर का अर्थ होता है निविदा के माध्यम से सरकारी पारदर्शी तरीके से ठेके या अनुबंध प्रदान करती है। तो टेंडर जो जारी होते हैं, अब तो जॉब के भी टेंडर जारी होते हैं। आपका जो पोर्टल बना है जॉब पोर्टल यूपी सरकार का, तो वहां से जारी होते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी धन का सही उपयोग और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इसमें धरोहर राशि का प्रावधान होता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि पृष्ठांकन का प्रयोग कब किया जाता है? जब पत्र गुम हो जाए, जब मूल पत्र की प्रति अन्य संबंधित पक्षों को सूचनार्थ भेजी जाए, जब पत्र का प्रारूप गलत हो या जब पत्र वैयक्तिक हो। सही उत्तर है आपका पृष्ठांकन मूल पत्र के अंत में ही जोड़ दिया जाता है। कब? जब मूल पत्र की प्रति अन्य संबंधित पक्षों को सूचनार्थ भेजनी हो। इसमें प्रतिलिपियों को निम्नलिखित को प्रेषित वाक्यांश का प्रयोग होता है। यह एक ही सूचना को कई विभागों तक फॉरवर्ड करने का तरीका है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है पत्र से जुड़ा हुआ। यूपी लेखपाल में जो सिलेबस आया है हिंदी का, हिंदी के नए सिलेबस में ये पूरा टॉपिक जोड़ा गया है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपने किस प्रकार से इस क्लास को अटेंड किया है। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बगैर किसी डाउट के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रखिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक गलती, दो गलती, पूरी 10 से 15 गलती की आपको छूट मिलती है सरकारी नौकरी की तैयारी में। लेकिन जब आप 15 से अधिक गलती करना शुरू करेंगे तो आपकी किस्मत भी आपको साथ नहीं देगी। तो आपका कट ऑफ 85 के नीचे ही रहेगा 100 में से। तो 85 से 100 तक की 15 गलतियों की छूट आपको मिलेगी। तो उन 15 गलतियों से पहले आपको अपनी गलतियां सुधार लेनी है, अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।